हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोकी प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ सीएचएसएस 2024 के लिए बूस्टर सीरीज स्टार्ट की है, जिसके तहत मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5वां है। इससे पहले मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमारी क्लास सभी बच्चों के लिए जिसने थ्योरी पढ़ी है या फिर थ्योरी नहीं पढ़ी है। जिसने थ्योरी पढ़ी है उसको यहाँ बहुत अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा, और जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है उसको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्गम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? Which states are involved in the joint venture of चंबल प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए राजस्थान और हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसने हमसे पूछा है चंबल परियोजना के संयुक्त उद्गम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो वो राज्य हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हम और भी परियोजना के बारे में देख लेते हैं और देखते हैं कौन सी परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, और किस नदी पर बनी हुई है। सबसे पहले आती है माता टीला परियोजना। ये बेतवा नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोटेश्वर परियोजना ये भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। ये टिहरी बांध परियोजना काफी अधिक इंपॉर्टेंट, टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे इसे। ये भागीरथी और भिलंगन नदी पर है और ये उत्तराखंड में स्थित है। सलाल दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना अलग है, दुलहस्ती अलग है। ये चुनाव नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आती है बलगेहार परियोजना। ये चुनाव नदी पर है और ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, भाखड़ा परियोजना, नाथपाजा करी और कोल डैम, ये 3 अलग अलग परियोजनाएं हैं। ये सतलज नदी पर है तीनों की तीनों। ये तीनों की तीनों हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रेहंद परियोजना ये सोनभद्र नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है, ये गुजरात में स्थित है। और इसके अलावा साबरमती परियोजना ये भी नर्मदा नदी पर है और ये भी गुजरात में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सारी चीजें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन को, या फिर ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर को। देखिए, ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। देखिए, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर ये दोनों के दोनों ब्रह्म समाज के सदस्य थे। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ये गीतांजलि के रचयिता थे, और इसके अलावा ये भारत के लिए पहला नोबेल पुरस्कार भी लेकर आए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रह्म समाज के बारे में। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ये इनका नाम याद रखेंगे। और इन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि भैया राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, ठीक है। इन्होंने हिंदू धर्म की कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई थी और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसके अलावा ये एकेश्वरवाद के समर्थक भी थे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इन्होंने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत करवाया था। और एकेश्वरवाद मत के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा का गठन भी करवाया था। ठीक है, किसी ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। इसके अलावा इन्होंने 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और 1825 में ही कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें याद रखेंगे। इन्होंने मिरातुल अखबार, तोहफत उल मुहादिन, जो कि दोनों फारसी में थे। इसके अलावा संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला भाषा का प्रकाशन किया था। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 1833 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्या बागीश के हाथों में आ गई थी। ठीक है, फिर 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की और इनको ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया। ठीक, फिर 1865 में दोनों में मतभेद हो गया, किस किस में? देवेंद्रनाथ टैगोर में और केशव चंद्र सेन में। और मतभेद होने के कारण ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक अपने से अलग समाज आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। और केशव चंद्र सेन ने 1867 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना की। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। रविन्द्रनाथ टैगोर को देख रहे थे। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के रचयिता थे। इन्होंने इसके लिए इन्हें भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और ये भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता भी हैं। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लतासना देवी को निम्नलिखित में से उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, या फिर ऑप्शन डी मणिपुरी।
ठीक है, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुरी। लतासना देवी मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित है। देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 और 2022 इन दोनों को ही 2024 में अवार्ड दिए गए हैं ये, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब हम देख लेते हैं, देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 का अवार्ड किस किसको मिला है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के लिए। ठीक है, पहले संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार के बारे में देखेंगे। इसकी शुरुआत 1853 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं अशोक पांड्या, इसके फिलहाल अध्यक्ष हैं। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो भी 5 वर्ष के लिए। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। ये संगीत, नृत्य और नाट्य क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 पुरस्कार प्राप्त करने वाले शास्त्रीय नृत्य के कलाकार देख लेते हैं। देखिए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के लिए मिला उर्मिला सत्यनारायण को। कथक के लिए मिला है जगदीश गंगानी को। और कथकली के लिए मिला है मार्गी विजय कुमारन को। मणिपुरी के लिए मिला है लतासना देवी को। और कुचिपुड़ी के लिए मिला है मड्डाली उषा देवी को। और ओडिसी के लिए मिला है स्नेहा पराग सामंतराय को। याद रखेंगे ओडिसी के लिए किसको मिला है, स्नेहा पराग सामंतराय को। सत्रिया के लिए मिला है भावेन बोरबयान को। और मोहिनी अट्टम के लिए पल्लवी कृष्णन को मिला है। और छऊ के लिए मिला है परीक्षित महतो को। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पुरस्कार 2024 में दिए गए हैं। ठीक है, 6 मार्च 2024 को दिए गए। अच्छा, कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार के नाम देख लेते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी और पद्मा रेड्डी। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन से, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, अपर्णा सतीशन और राधा रेड्डी, पद्मा रेड्डी। ओडिसी के लिए देखेंगे सुतापा तालुकदार, मीनाती मिश्रा, हरि कृष्ण बेहरा, कुमकुम मोहंती और कैलुचरण महापात्र। ये ओडिसी के हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सुतापा तालुकदार, मीनाती मिश्रा, हरि कृष्ण बेहरा, कुमकुम मोहंती और केलुचरण महापात्र। देखिए इन्हें याद करने का एक ही तरीका है, इन्हें बार बार रिवीजन करना। इनको जब बार बार रिवीजन करोगे तभी याद हो पाएंगे। ठीक है, भरतनाट्यम के लिए देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मृणालिनी साराभाई, ये भरतनाट्यम के हैं। और मणिपुरी के देख लेते हैं गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु राजकुमार सिंह और जीत सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अलावा है अखम लक्ष्मी देवी और बिंबवती देवी, ये हो जाते हैं मणिपुरी के। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन ए विटामिन ए। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से संश्लेषित होता है विटामिन डी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। देखिए विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। देखिए आगे देखते हैं, पहले विटामिन के बारे में देख लेते हैं। देखो विटामिन की खोज फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। विटामिन को घुलनशील के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो कौन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। याद रखेंगे भैया, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बी सी होते हैं। ठीक है, अच्छा वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के और जल में घुलनशील विटामिन बी, सी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने विटामिन के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे स्रोत दे रखे हैं, यहाँ पे कमी से होने वाले रोग दे रखे हैं। देखिए विटामिन B1, इसका केमिकल नेम होता है थायमिन। ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। कैसे विटामिन है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसका स्रोत है, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हमें अनाज से प्राप्त हो जाता है B1, सोयाबीन से होता है, दूध से, अंडा से, मांस से। और इसकी कमी से रोग होता है बेरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, काफी बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि भैया बेरी किसकी कमी से रोग होता है? तो B1 की कमी से होता है। अच्छा विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। ये इसके स्रोत है पनीर, अंडा, मांस, हरी पत्तेदार सब्जी। और इसकी कमी से होता है किलोसिस रोग। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। और ये हमें प्राप्त होता है दूध से, यीस्ट से, मछली, मांस, मूंगफली और मेवा से। और इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा। इंपॉर्टेंट है भैया, पेलाग्रा इंपॉर्टेंट है। पेलाग्रा का भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि पेलाग्रा किसकी कमी से रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से रोग होता है पेलाग्रा। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन B5 पेंटोथोनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। इसका स्रोत है दूध, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली। और इसकी कमी से रोग होता है वृद्धि में कमी होना, चर्म रोग, बाल का सफेद और तनाव होना। ये होते हैं विटामिन B5 की कमी से रोग।
विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका स्रोत है मांस, मछली, दूध, आलू और केला। इसकी कमी से रोग होते हैं एनीमिया, चर्म रोग और पेशियां ऐंठन। एनीमिया के रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा साइनोकोबाल्मिन, इसका रासायनिक नाम B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। ये इसका स्रोत है दूध, मांस, अंडा, मछली। दूध, मांस, अंडा, मछली। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और तंत्र का तंत्र में क्षीणता, ये आ जाती है साइनोकोबाल्मिन की कमी से, यानी कि विटामिन B12 की कमी से। B7 बायोटीन, ये इसका स्रोत है यकृत, मांस, अंडा, मेवा, केला, चॉकलेट। ये हमें चॉकलेट में कौन सा विटामिन? विटामिन B7। और इसकी कमी से रोग होता है चर्म रोग और बालों का झड़ना, बायोटीन की कमी से रोग होता है। फॉलिक एसिड B11, इसका स्रोत है यकृत, यीस्ट, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जी। और इसकी कमी से रोग होता है रुधिर की कमी होना और वृद्धि का अवरोध हो जाना, ये विटामिन B11 की कमी से होता है। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। अच्छा, आगे आते हैं। एक और हो जाता है विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमें नींबू, टमाटर, खट्टी चीजों में प्राप्त होता है। नींबू में, टमाटर में और आलू, और इसके अलावा पपीता, आलू और अमरूद में भी प्राप्त होता है। विटामिन C की कमी से रोग होता है स्कर्वी। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखेंगे। देखिए बेरी वेरी, पेलाग्रा और स्कर्वी, ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से? बेरी वेरी, स्कर्वी और पेलाग्रा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों। अब आते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के और रेटिनॉल। विटामिन ए जो है, देखिए विटामिन बी जो होता है वो 8 प्रकार का विटामिन डी होता है। इसके अलावा सारे विटामिन अपने अपने होते हैं। ठीक है, जैसे रेटिनॉल, विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका स्रोत है दूध, मक्खन, दही, अंडा और मछली का तेल। ये रेटिनॉल विटामिन का स्रोत है, रेटिनॉल का स्रोत है। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, केरेटोमेसिया, ये हो जाता है किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफ्रॉल। क्या है? कैल्सीफ्रॉल। ये नाम भी याद रखने हैं। इसका स्रोत है मक्खन, यकृत, अंडा और सूर्य का प्रकाश और दूध। यही तो अभी पूछा है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है ऑस्टियोमेलेसिया, वयस्कों में होता है, और रिकेट्स होता है बच्चों में। ठीक है, रिकेट्स होता है बच्चों में और ऑस्टियोमेलेसिया होता है वयस्कों में, विटामिन डी की कमी से। ठीक, याद रखेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरॉल। इसका स्रोत है मूंगफली तेल, गेहूं, बादाम, सोयाबीन। और इसकी कमी से होने वाला रोग है जनन क्षमता की कमी। ठीक है, विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। अंडा, यकृत, इसका स्रोत है अंडा, यकृत, दूध उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी भारी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? ऑप्शन ए BN राव ने दिया था, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ऑप्शन सी सरदार पटेल ने, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। ठीक है, वयस्क मताधिकार का जो बयान दिया था वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, याद रखेंगे किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास संविधान में कौन कौन सी समितियां थी? ये कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? संविधान के संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और BN राव जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे। ये BN राव कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार थे। सरदार पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, और इसके अलावा मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। ठीक है, महात्मा गांधी का संविधान सभा में कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, और देखिए अखंड भारत के लिए संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के लिए, जिसमें 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तब इसमें कितने सदस्य रह गए थे? तो मात्र 289 सदस्य रह गए थे। ठीक है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो उसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 8 महिलाएं थी। संविधान पारित होते समय हमारे संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने, जिसमें 8 महिलाएं थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए अमन, ऑप्शन बी बोरो, ऑप्शन सी जायद या फिर ऑप्शन डी औस। देखिए रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को कहा जाता है जायद। इसका सही जवाब हो जाएगा जायद। देखिए रबी, खरीफ और जायद के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, और एक बार फिर से हम फसल के बारे में देख लेते हैं। देखिए भारत में मुख्य तौर पर तीन ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। एक जायद की फसल उगाई जाती है, ये फसल मार्च में बोई जाती है और मई में काट ली जाती है। इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां, तरबूज, खीरा और ककड़ी आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल ये जुलाई के महीने में बोई जाती है और इसे अक्टूबर में, नवंबर में काट लिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है रबी की फसल। रबी ये फसल ठंड के दिनों में नवंबर में बोई जाती है और इसकी कटाई मार्च में कर ली जाती है। इसमें पानी की आवश्यकता की कम होती है, और जैसे गेहूं, सरसों, चना, मटर जो ये रबी की फसल में आ जाते हैं। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द कॉलम्स। हमें इसमें कॉलम, इसमें मैच करना है। नेम ऑफ द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि, और रिलेटेड स्टेट इससे संबंधित राज्य। ठीक है, इसमें कुछ स्थानांतरित कृषि के नाम दे रखे हैं, झूम, दहिया, पेंडा, कुमारी, और ये रिलेटेड स्टेट्स दे रखे हैं। इसे हमने मैच करना है। देखिए झूम जो कृषि होती है कहाँ पर होती है, झूमिंग जो होती है वो होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि होती है। ठीक है। अच्छा, दहिया कहाँ होती है, दहिया होती है मध्य प्रदेश में। दहिया कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में। पेंडा, पेंडा होती है आंध्र प्रदेश में। पेंडा कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में। और कुमारी कृषि होती है वेस्टर्न घाट्स पर। ठीक है, तो पहले का मिलेगा इसका सी से, दूसरे का ए से, तीसरे का बी से, और चौथे का डी से। तो ये मिल जाएगा हमारा किसमें, इसमें सी ऑप्शन में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में वेल वार्कर कप ओलंपिक खेलों में सबसे उत्कृष्ट मुक्केबाज को दिया जाता है, लेकिन यह ओलंपिक खेलों में नहीं दिया गया था। लेकिन ये किस ओलंपिक खेल में नहीं दिया गया था? 2016 के ओलंपिक खेल में नहीं दिया गया था, 2008 में नहीं दिया गया था, 2012 में नहीं दिया गया था, या फिर 2020 में नहीं दिया गया था। तो देखिए ये 2020 में नहीं दिया गया था। हम ओलंपिक खेल, तो ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में है, जो कि इसका आधिकारिक वाक्य है, आदर्श वाक्य है, सिटियस अल्टियस फोर्टिस। क्या है? सिटियस अल्टियस फोर्टिस, जिसका अर्थ होता है तेज, उच्च और मजबूत। ठीक है। अच्छा, इसमें इसके ध्वज में 5 रिंग परस्पर जुड़े रहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे 5 रिंग, या आप परस्पर जुड़े रहते हैं ये 5 रिंग। ये पांचों के रिंग अपने अलग अलग कंटिनेंट्स को दिखाते हैं। जैसे कि इसके रंग जो होते हैं नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक है, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये इसके पांचों के, इन पांचों रिंग, 5 रिंग है, इनके कलर होते हैं। अच्छा, यूरोप के लिए नीला रंग होता है, अफ्रीका के लिए काला रंग होता है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के लिए लाल रंग होता है, एशिया के लिए पीला है, यानी कि हमारे लिए पीला, हम एशिया में रहते हैं, और ओशिनिया के लिए हरा है। ठीक है, याद रखेंगे। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, 23 जून को। और आगामी ओलंपिक दिवस, आगामी जो ओलंपिक होने वाला है वो 2024 में होगा, यानी कि इसी साल होगा, पेरिस में। कब से कब तक होगा? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, यानी कि अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ओलंपिक होगा पेरिस में 2024 में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद होगा 2028 में लॉस एंजल्स में, जो कि यूएसए में है। ठीक है, यहाँ 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में होगा। कब से कब तक? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक होगा। इसके बाद 2028 में होगा लॉस एंजल्स में, यूएसए में। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस डायल्डिहाइड में बेंजीन वलय पर आसन्न कार्बन केंद्रों से जुड़े 2 फॉर्मिल समूह होते हैं और प्राथमिक एमीन के साथ फ्लोरोसेंट संयुग्मन उत्पाद बनाते हैं? ऑप्शन ए थैलेल्डिहाइड, ऑप्शन बी एसिटैल्डिहाइड, ऑप्शन सी वेलेरिल्डिहाइड, या फिर ऑप्शन डी आइसोब्यूटरी एल्डिहाइड। किस डायल्डिहाइड में बेंजीन वलय पर आसन्न कार्बन केंद्रों से जुड़े 2 फॉर्मिल समूह होते हैं? तो किस में होते हैं 2 फॉर्मिल समूह? किस में होते हैं 2 फॉर्मिल समूह? तो वो होते हैं थैलेल्डिहाइड में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थैलेल्डिहाइड। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्न बतूता एक यात्री निम्नलिखित में से किस देश से था? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी मोरक्को, या फिर ऑप्शन डी मंगोलिया। देखिए इब्न बतूता जो एक यात्री था वो मोरक्को से था, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोरक्को। देखिए इब्न बतूता मोरक्को से था, और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, देखिए इब्न बतूता की एक पुस्तक थी रिहला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है।
और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसने शासन कब से कब तक किया था? 1325 से लेकर 1351 तक इसने शासन किया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक एक तुगलक वंश का शासक था। इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने शासन किया था। कब से कब तक? 1320 से लेकर 1325 तक। और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता से खुश होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। किसको? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। और इसी के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग प्रारंभ किया था। और इसी के नेतृत्व में, यानी कि इब्न बतूता के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल चीन में भेज दिया था। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। अब हम थोड़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से लेकर 1351 तक इसने शासन किया था। ये दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक ज्ञानी था और ये कई भाषाओं का भी ज्ञानी था। इसने 5 प्रमुख शासन संबंधी योजनाएं बनाई जो कि पूरी तरह से असफल रही थी। 5 शासन संबंधी योजना कौन कौन सी थी, याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले थी 2 आम में कर वृद्धि। जिस समय अकाल पड़ गया था उस समय इसने 2 आम में कर वृद्धि कर दी थी, जिसकी वजह से ये योजना पूरी तरह से असफल रही थी। इसके अलावा इसने राजधानी परिवर्तन किया था, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था अपनी राजधानी को, जो कि असफल रही। फिर से दिल्ली में ही आना पड़ा। फिर तीसरी जो इसने योजना बनाई थी वो थी सांकेतिक मुद्रा का चलन। चौथी थी खुरासान पर आक्रमण। और 5वीं थी कराचिल का सैनिक अभियान। ये चारों पांचों की पांचों असफल रही थी। ठीक है, और देखिए इसी के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने अपने दिल्ली सल्तनत से अलग होकर एक अपने नए साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, और 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने एक अलग बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया था और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य अलग हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु या पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने किसकी सिफारिश की थी? ऑप्शन ए, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए विनियामक नीति की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट ई शक्ति का निर्माण किया था। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका की शुरुआत की थी। या फिर ऑप्शन डी, RRVs का निर्माण किया था। ठीक है, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका की शुरुआत। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है? का प्रावधान किया गया है, इसका प्रावधान किस में किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। या फिर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। इसने हमसे कहा है कि अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण का प्रावधान किसमें है? नागरिकों की समानता के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16। देखिए अनुच्छेद 16 में क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 16 में कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है कि भैया लोक नियोजन में समानता है, यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये आरक्षण की व्यवस्था है जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, ये समानता के लिए ही लेके आया गया है आरक्षण की व्यवस्था, आर्टिकल 16 में कहा गया है। आर्टिकल 17 में कहा है, आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, लेकिन शिक्षा, सुरक्षा और भारत रत्न और पद्म पुरस्कार रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन विदेशी कोई उपाधि नहीं रख सकते। विदेशी उपाधि रखने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 का ए पार्ट में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता आदि। ये सब किस में आती है? ये है 19 के ए पार्ट में। 19 के बी पार्ट में है कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, 19 के बी पार्ट में है। 19 के सी में है संगठन सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ये 19 के सी में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डी में है बिना रोक टोक चारों ओर घूम सकते हैं आपको घूमने की स्वतंत्रता है। ई में है भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। और एफ में है संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब इसको हटा के आर्टिकल 300 का में रख दिया गया है। कब हटाया गया था? 44 में संविधान संशोधन 1978 से इसको हटा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे कब हटाया गया था। ठीक है, इसके अलावा है जी में है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जी में है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्योहार है।
ठीक है, किसका है? तमिलनाडु का त्योहार है। और भी देख लेते हैं तमिलनाडु के त्योहार और कौन कौन से तमिलनाडु में त्योहार मनाए जाते हैं। देखिए पोंगल, ये पोंगल 4 दिन त्योहार मनता है। सबसे पहले दिन भेंगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे मट्टू मट्टू पोंगल और चौथे दिन कन्या पोंगल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पोंगल तो होता ही है तमिलनाडु के अंदर, इसके अलावा होता है जल्लीकट्टू और चित्राथी और थाईपुसम। ठीक है, कौन कौन सा? जल्लीकट्टू, चित्राथी, थाईपुसम, ये तमिलनाडु के होते हैं। पश्चिम बंगाल के देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में होता है दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, डोल उत्सव, ये पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा है गंगा सागर उत्सव, कोयला, और है बैशाख नवोबोर से तीस्ता चाय महोत्सव, ये पश्चिम बंगाल के हैं। कौन कौन से? दुर्गा पूजा, जगधात्री, डोल यात्रा, डोल उत्सव और गंगा सागर उत्सव, कोयला, बैसाख और नवोबोर से तीस्ता चाय महोत्सव। इसे बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बिहार के बारे में। देखिए बिहार में है कौन कौन से त्योहार? शाम चकेला, बिहुआ, बिहुला, जितिया, सरहुल, सोहराई और कर्मा, छठ पूजा, ये बिहार के हैं। ठीक है, छठ पूजा तो काफी इंपॉर्टेंट है। छठ पूजा बिहार का, कर्मा, सोहरा, सरहुल, सोहराई और शाम चकेला, बिहुला, जितिया। इसके अलावा ओडिसी के हैं कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव, राजा परवा और बाली यात्रा, धानु यात्रा। धानु यात्रा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, धानु यात्रा। इसके अलावा नुआखाई छऊ, ये है उड़ीसा के कुछ त्योहार। ठीक है, फिर से बताता हूँ। कोणार्क, मिट्टी कला, राजा बाली यात्रा और धानु। ठीक है, इसके अलावा नुआखाई छऊ। कौन से? कोणार्क, मिट्टी कला, राजा बाली, धानु और नुआखाई छऊ, ये है उड़ीसा के। ठीक है, इसी तरह से जल्दी जल्दी उसे बोलेंगे एक दो बार, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? ऑप्शन ए, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विनिवेश करना, या फिर ऑप्शन बी, पासपोर्ट फीस, ऑप्शन सी, भूमि पंजीकरण शुल्क, या फिर ऑप्शन डी, सामान्य दान। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पूंजीगत प्राप्ति किसे कहते हैं। देखिए पूंजीगत प्राप्ति वो प्राप्ति होती है जिसमें सरकार की देनदारी होती है, यानी कि जिसमें सरकार को पैसा वापस करना पड़ता है, वो पूंजीगत प्राप्ति में आता है। जैसे कि हमने ले लिया, जैसे कि सरकार के जब कुछ विदेशी बैंक से ऋण लेती है तो पूंजीगत प्राप्ति में आ जाती है। इसके अलावा पूंजीगत प्राप्ति वो भी होती है जब सरकार किसी भी चीज को सेल कर देती है, किसी भी चीज को बेच देती है, उससे जो पैसा मिलता है वो पूंजीगत प्राप्ति में आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा पूंजीगत प्राप्ति किसे कहते हैं। जिसमें सरकार को पैसा वापस करना पड़े या फिर सरकार किसी सामान को बेचकर जो पैसा प्राप्त करती है वो पूंजीगत प्राप्ति में आ जाती है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन है, सबसे पहला है सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विनिवेश करना। देखिए विनिवेश का मतलब क्या होता है? जब सरकार किसी भी चीज को, अपनी चीज को बेच देती है, उसका यानी कि प्राइवेट कर देती है, तो वो विनिवेश में आ जाती है। जब किसी भी चीज को बेचेगी तो उसको जो पैसा मिलेगा वो पूंजीगत प्राप्ति में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा विनिवेश किसे कहते हैं। देखिए जब सरकार किसी प्राइवेट चीज को सरकारी करती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जब सरकार किसी सरकारी चीज को प्राइवेट कर देती है तो उसे विनिवेश कह देते हैं। क्या कहते हैं? विनिवेश। जैसे कि हाल फिलहाल में रेलवे को विनिवेश किया गया, रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, यानी कि हम कह रहे हैं, हम अपने लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं कि भैया रेलवे को बेच दिया है। तो बेचने के बाद जो सरकार को पैसा मिला है वो किस में आ गया है? वो आ गया पूंजीगत प्राप्ति में। किस में आ गया है? पूंजीगत प्राप्ति में। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विनिवेश करना, यानी कि सरकार के द्वारा जो सरकार, देखो सार्वजनिक का मतलब सरकारी हो गया, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्राइवेट कर देना, विनिवेश का मतलब प्राइवेट कर देना, यह पूंजीगत प्राप्ति में आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ऑप्शन ए टिपरा ग्लेशियर, ऑप्शन बी मिलम ग्लेशियर, ऑप्शन सी नामिक ग्लेशियर, या फिर ऑप्शन डी कफनी ग्लेशियर। तो इसने हमसे पूछा है कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, तो वो है मिलम ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर? मिलम ग्लेशियर। ठीक है, देखिए मिलम ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये गौरी गंगा नदी का स्रोत है। इसके अलावा है टिपरा ग्लेशियर, टिपरा ग्लेशियर जो कि तीस्ता नदी का स्रोत है, ये सिक्किम में है। और इसके अलावा है फिर हमारे पास आता है नामिक ग्लेशियर। कौन सा? नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है। ये नामिक नदी का स्रोत है जो धौली गंगा नदी में बहती है, और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, अच्छा कफनी ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में है। ये कफनी नदी का स्रोत है जो कि पिंडार नदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आय पद्धति का उपयोग करते समय शामिल नहीं किया जाना चाहिए? इसमें से किस चीज को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस चीज को शामिल नहीं किया जाएगा? पॉइंट ए, लॉटरी से आय को शामिल नहीं किया जाएगा। पॉइंट बी, शेयरों की बिक्री और खरीद पर दलाली को शामिल नहीं किया जाएगा। या फिर पॉइंट सी, जुआ जैसी अवैध गतिविधियों से आय को शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए राष्ट्रीय आय में इन तीनों में से किस चीज को शामिल नहीं किया जाएगा? देखिए लॉटरी से आय और जुआ जैसी अवैध गतिविधियों से आय, इसको शामिल नहीं किया जाएगा।
ठीक है। जुआ से जो प्राप्त आय होती है उसको सरकार अवैध पैसा मानती है, इसकी वजह से सी को जिसको जुआ से अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, लॉटरी से जो आय होती है वो नियमित आय नहीं होती है, वो रेगुलर थोड़ी लॉटरी से आय हो रही है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, तो ए को भी शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आय में लॉटरी से आय को और जुआ से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाएगा। बी, शेयरों की बिक्री और खरीद पर दलाली, इसको बिल्कुल शामिल किया जाएगा, ऑप्शन बी शामिल किया जाएगा, ऑप्शन ए और सी शामिल नहीं किया जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और सी इसका, ठीक है, डी हो जाएगा, यहाँ पे सी नहीं है भैया, डी आएगा, ठीक है, ए और सी इसके सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? 39A में किसका उल्लेख है? समान सिविल संहिता, ऑप्शन बी समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी समान काम के लिए समान वेतन, या फिर ऑप्शन डी ग्राम पंचायतों का संगठन। देखिए, अनुच्छेद 39A में जो है शामिल किया गया है मुफ्त कानूनी सहायता, इसका सही जवाब हो जाएगा समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 39A में। अच्छा, समान सिविल संहिता में सवाल, समान सिविल संहिता कौन से आर्टिकल में है? समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है, और ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल में, अभी हम देख लेते हैं। देखिए इसका देखिए पहले तो हम ये सारे के सारे नीति निर्देशक तत्व हैं। ये क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व हैं, और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक इसका उल्लेख है। देखेंगे आर्टिकल 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन और संसाधनों का उचित वितरण, 39 का ए में है निःशुल्क कानूनी सहायता, 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, और 46 में है SC ST OBC का आरक्षण। 46 में क्या है? SC ST OBC का आरक्षण, और 44 में समान सिविल संहिता। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भौतिक विज्ञानी को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवर्ती तरंग को भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या अर्थात ज्या और कोज्या तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? यानी कि इसमें फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखिए, किस भौतिक विज्ञानी को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवर्ती तरंग को भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या अर्थात ज्या और कोज्या तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए लुई डी ब्रोगली, ऑप्शन सी जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फूरियर, ऑप्शन सी जोसेफ लुइस लैंग्रेज, या फिर ऑप्शन डी अर्नेस्ट वॉल्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फूरियर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूत्र T2 और R3 द्वारा व्यक्त निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी ग्रह की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और कक्षा की तुलना अन्य ग्रहों की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या से करता है? ऑप्शन ए हब्बल का नियम, ऑप्शन बी कोपरनिकस का नियम, ऑप्शन सी केपलर का तीसरा नियम, या फिर ऑप्शन डी जॉर्ज लेमेंटेर का नियम। देखिए, सूत्र T2 और R3 जो दिया था, ये दिया था केपलर के तीसरे नियम ने, केपलर ने दिया था। ठीक है, ये केपलर का तीसरा नियम बताता है T2 और R3। ठीक है, ये केपलर ने ही बताया था कि भैया ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये भी केपलर ने ही बताया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केपलर का नियम। अच्छा, हब्बल ने क्या दिया था? इन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है, अभी ब्रह्मांड बढ़ रहा है। अच्छा, कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी, और इन्होंने बताया था ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये कोपरनिकस ने भी कहा था। ठीक है। अच्छा, जॉर्ज लेमेंतरे ये बेल्जियम के पादरी थे, उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। इसकी उत्पत्ति के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए इन्होंने ही कहा था कि पहले केवल एक तारा था जिसमें विस्फोट हुआ, उससे सारे ग्रह बने, आकाश गंगाएं बन गई, ये कहा था जॉर्ज लेमेंतरे ने। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्मला पनिक्कर को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, या फिर ऑप्शन डी पद्मश्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संगीत नाटक अकादमी। निर्मला पनिक्कर को 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखिए, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा है, और एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा इस बार भी। ठीक है, याद रखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? मिजोरम का, नागालैंड का, मणिपुर का, केरल का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अब 2011 की जनगणना से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और मैं
ये मैंने पहले भी मैंने बता दिया है, इसका रिवीजन फिर से कर लेते हैं आज 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए जनगणना के मुख्य तथ्य देखेंगे, जनगणना के मुख्य तथ्य में देखेंगे, देखो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी और पूरी तरह से जनगणना जो थी वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। लॉर्ड मेयो ने जो करवाई थी वो अनौपचारिक जनगणना करवाई थी, औपचारिक रूप से लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में हुई और प्रथम आर्थिक जनगणना जो है वो 1977 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अब हम 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य देखते हैं। 2011 की देखिए भारत की आबादी 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। याद रखेंगे 2011 की जनगणना से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 2001 से लेकर 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही है। कितनी रही है? 17.64%। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 68.8%, नगरीय जनसंख्या 31.2% है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कितनी जनसंख्या? 20 करोड़। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या 6 लाख। सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल में, सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में और सबसे अधिक साक्षरता दर है केरल में 94% और सबसे कम साक्षरता दर है बिहार में 61.8% है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? बिहार में। आगे देखते हैं भारत की साक्षरता दर। भारत की साक्षरता दर है 74.04% और भारत में महिला साक्षरता दर है 65.46%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14% और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है एर्नाकुलम, जो कि केरल में है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला एर्नाकुलम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग। और सबसे भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत की जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार, जिसकी सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार, जिसकी वो कितना है? 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और 2001 से 2011 तक भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है 1.64%। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आपको वीडियो और हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक भारतीय गजल गायक या गायिका नहीं है? ऑप्शन ए बेगम अख्तर, ऑप्शन बी चित्रा सिंह, ऑप्शन सी भीमसेन जोशी या फिर ऑप्शन डी जगजीत सिंह। इसमें से तीन गजल गायक हैं और एक गजल गायक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भीमसेन जोशी गजल गायक नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।